नमस्कार, सत्ता का महासंग्राम देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं लावनी विनीत। छठे चरण का चुनाव खास तौर से बंगाल की राजनीति में एक नई तस्वीर लेकर आएगा। छठे चरण का चुनाव फिलहाल अपने समापन पर पहुंच चुका है, लेकिन उससे पहले क्योंकि 7वां और 8वां चरण भी महत्वपूर्ण है और इस 7वें 8वें चरण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, इस वक्त की बड़ी खबर है ये, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैलियां रद्द कर दी हैं। पीएम मोदी की बंगाल की सभी रैलियां रद्द कर दी गई हैं। खास तौर से आपको बता दें कि 23 अप्रैल को मालदा और मुर्शिदाबाद में बड़ी रैली करने वाले थे प्रधानमंत्री मोदी, लेकिन अब वो रैली रद्द कर दी गई है। कोरोना संकट जिस तरीके से गहराया हुआ है, उसे देखते हुए समीक्षात्मक बैठक लगातार प्रधानमंत्री की तरफ से की जा रही है और इसी के मद्देनजर फिलहाल 7वें और 8वें चरण के लिए खास जो रैली होने वाली थी मालदा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उसे कैंसिल कर दिया गया है। सभी रैलियां रद्द कर दी गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर कोरोना पर खास तौर से कल अगर बात करें तो कल एक उच्च स्तरीय बैठक होगी जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और इसी परिस्थिति को देखते हुए बंगाल में होने वाली रैली को रद्द कर दिया गया है प्रधानमंत्री की तरफ से। उन्होंने स्वयं ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। 23 तारीख को खास तौर से मालदा और मुर्शिदाबाद में जो रैलियां होनी थी उसे प्रधानमंत्री द्वारा रद्द कर दिया गया है। और अब बात अगर आज संपन्न हुए चुनाव की कर लें, छठा दौर बहुत खास दौर रहा। खास तौर से ऐसे समय में जब ये कहा जा रहा हो कि छठा, 7वां और 8वां चरण का जो चुनाव है ये गेम चेंजर के रूप में देखा जाएगा, क्योंकि इन तीनों चरणों में जो वोटर्स हैं वो एक विशेष वर्ग से आते हैं और वो विशेष वर्ग पूरी तरीके से किसी भी पार्टी के लिए गेम चेंजर हो सकता है। छठे चरण के चुनाव की अगर हम बात करें तो कई हिंसा की तस्वीरें भी सामने आई है। इसके पहले भी हमने हिंसा की तस्वीरें देखी, लेकिन इन सब के बीच छठे चरण में भी ये कहा जा रहा है कि क्या एक तरफ वोटिंग परसेंटेज है और दूसरी तरफ वर्चस्व की लड़ाई है। इस वर्चस्व की लड़ाई में कौन खास उभर कर सामने आ रहा है, टीएमसी या बीजेपी? 3 बजे तक की अगर बात करें तो 70.42% वोटिंग परसेंटेज दर्ज किया गया था, लेकिन अब शाम के 5 बज चुके हैं। अब जो परिस्थिति बनेगी उसके हिसाब से तय किया जाएगा कि ये जो सत्ता का महासंग्राम है, इस बार ये कुर्सी किसके नाम होने वाली है। हम चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले जरा समझ लेते हैं कि छठे दौर के चुनाव को आखिर वर्चस्व की लड़ाई कहा क्यों जा रहा है। तो इतना तो तय हो गया है कि वर्चस्व की लड़ाई है, लेकिन इस वर्चस्व की लड़ाई में जनता का विकास कहां जाता है? जब छवि दागदार हो, जब सभ्य समाज में किस तरीके की तस्वीर प्रस्तुत करनी चाहिए इसका ही संज्ञान ना हो, तो फिर जनता का विकास करेगा कौन और कैसे करेगा? यही तो महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसीलिए सत्ता का महासंग्राम दिलचस्प हो जाता है। तो वर्चस्व की इस लड़ाई में कौन आगे जा रहा है और कौन पीछे छूट रहा है, चलिए इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। बिना समय गवाए आपके मेहमानों से, आज के मेहमानों से आपका परिचय कराती हूँ। मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं तृणमूल कांग्रेस प्रवक्ता दयाशंकर सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत। और कुछ ही देर में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगी प्रवक्ता रीमा बनर्जी। पहले हम दयाशंकर जी के साथ ही शुरुआत करते हैं। दयाशंकर जी, बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा था ये छठा चरण का चुनाव और अब 7वां और 8वां जो आने वाला है, खास तौर से अगर छठे चरण की चुनाव की बात करें, कितनी उम्मीदें बढ़ गई हैं आपको? ये लोग तो कभी लड़ाई में थे ही नहीं। ये लोग झूठ बोलने वाले, जुमला छोड़ने वाले लोग हैं। हम लोग तो देश की जनता के साथ हैं, देश की लोगों की बात करते हैं, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि साल भर का समय जो कोरोना पीरियड में मिला था, ये लोग सिर्फ अपना प्रचार प्रसार और कोरोना वायरस को पूरे देश में फैलाने का कार्य ये लोग किए। तो जयशंकर जी, प्रचार प्रसार तो आप लोगों ने भी जमकर किया, रैलियां तो आपकी भी जमकर हुई, भीड़ तो आपने भी जुटाई। जी। लेकिन हम लोगों ने, जैसे क्या होता है, संवाहक हम लोगों ने नहीं बना। पर परागण होता है, पौधों में निषेचन होता है, पर परागण होता है। राहुल जी ने 2020 में पहले बताया था कि किसी प्रकार का एक रोग फैल रहा है, इससे भारत को अवगत होना है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री जी ने उनका उपहास किया था, ये किया था, जिसकी आज दिन है कि पूरा देश, पूरा
देश की जनमानस भुगत रही है, तो कभी भी विपक्ष के लोगों के उपहास नहीं करना। अच्छा, मैं आगे बढ़ूं, ठीक है, आप आपकी इस सत्ता बात में को आप पूरा आ आगे गए ले हो। जाऊं, लेकिन क्योंकि आपने बीच में राहुल गांधी का जिक्र छेड़ दिया तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि क्या पोस्ट अलायंस की तस्वीर अभी से बन रही है क्या? इसीलिए राहुल गांधी का मैं अक्सर देख रही हूँ कि अब टीएमसी के प्रवक्ता आते हैं तो कांग्रेस के किसी न किसी बड़े चेहरे का, खासतौर से राहुल गांधी का जिक्र जरूर आ जाता है। तो कुछ पोस्ट अलायंस की परिस्थिति तो नहीं बन रही है? दयाशंकर जी। आस्था प्रकट लावणी जी, हम लोग माँ माटी मानव सर्वधर्म संभाव, पूरे मानव जाति, पूरे विश्व की मानव जाति में हम लोग विश्वास करने वाले लोग हैं। किसी तरह से किसी भी वर्ल्ड के लोग का, मानव जाति का किसी प्रकार से अहित हो तो उसको हम लोग परहेज नहीं करते हैं। लेकिन जो लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भी पारसी में लोगों को बांटते हैं अपने देश में, कभी कभी वक्त पड़ता है तो हिंदुओं को कई चरणों में, जैसे बिहार में कई सीएम, यूपी में कई सीएम बनाते हैं, हिंदुओं में कई चीजों बना देते हैं, दलित, अति दलित, पिछड़ा, महापिछड़ा, क्या क्या बनाते हैं। तो उन लोगों से तो हम लोग बात भी करना उचित नहीं समझते हैं। लेकिन बातें ये होती है कि हम राजा बन गए तो जी, नाच करने वाले लोगों के साथ हम लोग बात नहीं करते हैं। किसी भी पार्टी के लोग हो जो अच्छा वक्तव्य रखे, अच्छा सोच दयाशंकर रखे। जी, आप मेरी बात समझ नहीं पाए थे। पहले तो मैंने आपसे ये पूछा कि आज के चरण के बाद आपको क्या लगता है, आपने कोरोना की बात कर दी। दूसरा, आप राहुल गांधी का जिक्र लेकर आए, मैंने आपसे पूछा कि क्या पोस्ट अलायंस जैसी कोई तस्वीरें बन रही हैं क्या? उस पर भी आप सीधा जवाब नहीं दे पा रहे हैं, आप कहीं का कहीं लेके जा रहे हैं। देखिए लावणी जी, कोई यहाँ पे, चूंकि बंगाल की जनमानस, बंगाल की संस्कृति, बंगाल के पढ़े लिखे लोग बड़ा ही समझदार हैं और वो लोग एक तरफा सरकार बनाते हैं 20-20 साल, 30-30 साल, 40-40 साल, और वो लोग काम करने वाले, माँ माटी में विश्वास करने वाले लोग, लोगों का बात में सत्यता हो, झूठे और अपने बातों को जुमला बताने वाले लोग के साथ नहीं होते हैं। चलिए, जब आपने बंगाल की जनता की बात ही कर दी है दयाशंकर जी, तो आपको नहीं लगता कि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भी बंगाल की जनता को ठगा जा रहा है? क्योंकि अभी आपने कहा कि बंगाल की जनता समझदार है, पढ़ी लिखी है, वो लोकतंत्र के इस महापर्व में ऐसे चेहरे को चुनना चाहती है जो उनका विकास सुनिश्चित करे। लेकिन जब हम पूरे आंकड़े उठाकर देखते हैं तो तृणमूल कांग्रेस के कई ऐसे चेहरे हैं, खास तौर से जब हम छठे, सातवें, आठवें चरण की बात कर रहे हैं तो कई ऐसे चेहरे हैं जो दागदार हैं। टीएमसी में 24 उम्मीदवार, अगर 56% कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, 20 के खिलाफ गंभीर मामले दर्ज है, कई ऐसे हैं जो पढ़ना लिखना भी नहीं जानते, 5वीं ही पास हैं, लेकिन फिर भी वो चुनावी मैदान में हैं। सिर्फ वर्चस्व की लड़ाई ही लड़नी है कि सिर्फ कुर्सी तक पहुंचना है, इसलिए इन तमाम मानदंडों को क्या ध्यान में नहीं रखा जाता है आप लोगों की तरफ से? देखिए, हमारे पार्टी में ऐसा कुछ भी नहीं है। 27 लोगों का टिकट काटा गया है पार्टी के द्वारा, और वो ऐसे लोग हैं, न तो उनको जनता के हित से मतलब है, न देश के हित से मतलब है, उनको न तो अपने बहुमत से मतलब है, उनको क्या है कि अपने सुख सुविधा से मतलब है। कुछ ऐसे हर पार्टियों में लोग होते हैं, जब राजनीतिक आंकड़े मैंने अभी आपकी पार्टी के बताए दयाशंकर जी, पहले अपनी पार्टी की बात कर लीजिए, फिर उसके बाद आरोप जरूर लगाइए। वही चीजें को जब लोगों को शक हो जाता है कि हमारे टिकट कट जाएंगे, हमने काम नहीं किया है, हम पकड़े गए हैं, तो वो लोग दल बदल की राजनीति करते हैं, दूसरे पार्टियों में भागते हैं और अपने ही पार्टी को, जो वो जीरो रहते हैं और पार्टी की वजह से हीरो बने हैं, अगर इतने ही उनके अंदर राजनीतिक छवि होती, उनका क्रेज होता, तो वो निर्दल लड़ते। 56% कैंडिडेट्स दागदार हैं आपकी पार्टी में, 56% कैंडिडेट्स दागदार हैं आपकी पार्टी में, इन पर भी कुछ प्रतिक्रिया दे दीजिए। ये कैंडिडेट्स हैं जिनको आप लोकतंत्र के पर्व में जनता के बीच लेकर जा रहे हैं, उनके चेहरे पर कई उनकी दागदार जो छवि है वो किस तरीके से जनता तक पहुंचेगी, क्या प्रभाव डालेगी? दागदार छवि वाले पार्टी जो है, भारतीय भ्रष्ट पार्टी एक है जो वॉशिंग मशीन लेके घूमती है, जिसके ऊपर सीबीआई की जांच चल रही हो, वीडियो वायरल हुआ हो यूट्यूब पे, उसके वीडियो चलते हो, लेकिन उस पार्टी में वॉशिंग मशीन में धुलने के बाद वीडियो डिलीट कर दिए जाते हैं और उनकी जांचें को लंबित कर दिया जाता है। चलिए ठीक है, आपकी बात को ही उस पार्टी को वो सम्मिलित करती है।
ठीक हम है। लोग जो है यानी वो ऐसे आप सभी के लोगों को आप अभी भी ये और मानने उनका को टिकट तैयार काटने का नहीं है कि आपके यहाँ जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिनका लावणी परसेंटेज हम जी, बता रहे हैं मेरी बात वो दागदार तो नहीं है, वो शुचिता, नहीं, उनके अंदर हम पूरी लोगों शुचिता को है। देखिए, भले ही उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड हो, उनके ऊपर कई केसेस चल रहे हो, लेकिन वो शुचिता पूर्व है, ये मान के चल रहे हैं। देखिए, रीमा बनर्जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। चलिए बीजेपी का जरा जवाब भी ले लेते हैं। रीमा बनर्जी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ रही है, फोन लाइन पर जुड़ रही है। किसी तकनीकी कारणवश वो हमारे साथ लाइव नहीं जुड़ पा रही है, बट फोन लाइन पर है। रीमा, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? रीमा, आप मुझे सुन पा रही हैं? रीमा बनर्जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? चलिए, शायद उनसे संपर्क टूट गया है। बहरहाल इतना तो तय है, इतना तो दयाशंकर जी ये मान लिया जाए ना कि जनता को आज की तारीख में जिस तरीके से ये आपने कहा ना, जनता समझदार है, लेकिन मूर्ख बनाने का काम तो आप ही लोग कर रहे हैं ना। क्योंकि जब जब मैं आंकड़े की बात कर रही हूँ, आप अपने आंकड़ों पर नहीं जाके आप विरोधी पार्टी की बात करने लग रहे हैं। देखिए लावणी जी, किसी भी प्रकार का आंकड़ा अगर यदि पूछना है आपको, तो आप अपने चैनल के माध्यम से आंकड़ा पूछ सकती है। हम लोग कभी भी अपने प्रोपगंडे में या जो भी चीजें अपना आधारभूत होता है या जो भी चीज हमारी घोषणा पत्र होते हैं, कभी हम लोग जुमला कहने की बात नहीं करते हैं। ठीक है दयाशंकर जी, रीमा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। दयाशंकर जी, आपने कई सवाल पूछे हैं, तो आपको उसका जवाब फिर प्रवक्ता देने के लिए मौजूद भी हैं। बीजेपी से रीमा बनर्जी जुड़ चुकी हैं। रीमा जी, मुझे सुन पा रही हैं आप? रीमा बनर्जी, सुन पा रही हैं आप मुझे? रीमा बनर्जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? हेलो जी रीमा जी, मुझे आप सुन पा रही हैं? जी, मैं आपकी आवाज सुन पा रही हूँ। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है रीमा जी। काफी देर से दयाशंकर जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता टीएमसी हैं। काफी देर से उनसे मैं ये जानने की कोशिश कर रही थी कि बंगाल का चुनाव दरअसल वर्चस्व की लड़ाई क्यों हो जाता है। कई ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं, बावजूद उसके जनता के समक्ष उन्हें ले जाना। तो यहाँ पर दयाशंकर जी का कहना है कि खाली एक पार्टी क्यों, सभी पार्टियों की बात करनी चाहिए। तो फिर मैं आपकी पार्टी की भी बात कर लेती हूँ। बीजेपी के 43 उम्मीदवारों में से 25 यानी कि 58% उम्मीदवार दागी हैं, जिनमें से 20 उम्मीदवारों पर गंभीर मामले दर्ज हैं। आपको नहीं लगता कि जनता के साथ धोखा दिया जाता है? जी, पहली बात तो मैं आपको लावनी जी ये बोलना चाहूंगी कि बीजेपी जब से बंगाल में काम कर रही है, तब यहाँ के प्रशासन ने, यहाँ के जो राज्य सरकार है, हर वक्त ये झूठा केस लगा के बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ऐसे विचलित करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो केस की बात कर रहे हैं, ये सारे आप अगर स्क्रूटिनी करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आधे से ज्यादा केस यहाँ पे झूठे केस दिया गया है बीजेपी के लोगों को। कि ये रीमा जी, यही बात तो अभी थोड़ी देर पहले दयाशंकर जी भी बोल रहे थे। जो बातें आप बोल रही है, यही बात वो भी बोल रहे थे कि हमारे कार्यकर्ताओं पर, हमारे उम्मीदवारों पर झूठे केस लगाए गए। तो ये कैसे होगा? राज्य सरकार जिस तरह से अभी आम जनता ने देखा है कि किस तरह से ममता जी के सरकार ने ऐसे छलावा किया, कोरोना के इस टाइम पे, अम्फान के टाइम पे जो पैसे आए, उस तरह का किस तरह से जो यहाँ के आम जनता है उनको किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं दी गई, किस तरह से घर उजड़ा, वो कहीं नहीं गई। जहां तक कि हमारे केंद्र सरकार ने अपनी पूरी जान लगा दी कि वो यहाँ पे पश्चिम बंगाल में एक सपोर्ट सिस्टम दे सके, लेकिन हमने देखा कि अनाज से लेकर चावल से लेकर सब कुछ पे लूट चलता रहा। अब उसके बाद ये राज्य सरकार जिसके हाथ में प्रशासन है, अगर वो बोलेगी कि झूठा केस हम लगा रहे हैं, तो ये तो हास्यकर बात हो गई। ये तो जवाब देना चाहेंगे? बंगाल से उनको कुछ ज्ञान की कमी है, इनको नहीं पता है कि सबके लिए बलात्कारी, तेल मालिश, क्या क्या तरह के लोग हैं, इनके पार्टियों में सांसद हैं। और जिन बच्चियों का केस होता है, रेप किया जाता है, लाशें रात में जला दी जाती हैं, उनके परिवार को समाप्त कर दिया जाता है। रीमा दीदी, जिस तरह की लावणी जी को मैं बताना चाहता हूँ, रीमा जी कंफ्यूज है, पामला जी को भूल गई। पामला जी का मामला अभी तक पामेला के साथ पकड़ाई थी, लेकिन रीमा दीदी हम ऐसी बात बोलते हैं जो भी यहाँ पे दोषी है, हम ज्यादा बलात्कारी है और ये सब, लेकिन पामेला गोस्वामी। अच्छा, आप दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन इतना तो तय है
कि 2 मई जब आएगा तो ये तय कर दिया जाएगा, जैसे कि दयाशंकर जी आपने भी कहा और रीमा बनर्जी ने भी कहा कि जनता बहुत स्मार्ट है, वो समझदार है, उसे किसे चुनना है। बंगाल की जनता साहित्य और समाज दोनों का मिलन देखना चाहती है। समाज बनाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है जनप्रतिनिधि की। अब जनप्रतिनिधि कैसे चुनावी मैदान में उतारे गए हैं ये तो आप लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं। जनता ने बहुत कुछ तय करने को सोच लिया है। 6 चरण हो चुके हैं, 7वें और 8वें चरण के लिए आप लोग को शुभकामनाएं देती हूँ। समय की बाध्यता है, इसलिए यहीं पर सत्ता का महासंग्राम खत्म करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों ने समय दिया। इतना तय हो चुका है कि बड़ा रोचक रहा है बंगाल का चुनाव, और आखिरी के जो अब ये 2 चरण बचे हैं वो और ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं कि खास तौर से इन चरणों में उन सीटों पर चुनाव होने हैं जो मुस्लिम बहुल आबादी कहे जाते हैं। हालांकि 2019 की अगर हम बात कर लें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में कई ऐसे इलाके थे जो मुस्लिम बहुल होने के बावजूद भी बीजेपी के पक्ष में ज्यादातर वोटिंग परसेंटेज दिखाते हुए नजर आए थे। तो ऐसी परिस्थिति में क्या वही परिस्थिति इस बार विधानसभा चुनाव में भी बनेगी, इस पर भी देखना काफी दिलचस्प होगा। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आप दोनों मेहमानों का आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। सत्ता के महासंग्राम में अभी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।